नहीं की? दिख रहा है कुछ कुछ पहले ही चले गए। गुड। इंडिकेशन आ गया समझ में बेटा पूरा? राइट, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि इंडिकेशन में जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना है। राइट, और एक बार नहीं, जब तक वो ना बने तब तक 3-4 बार ट्राई करना है। जब 3 या 4 बार ट्राई करने के बाद भी ना बने ना, उसके बाद फिर क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। पर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, अब अगला पार्ट हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन। नाम सुना हुआ है, पढ़ा भी है? नाम सुना, पढ़ा नहीं है, 12वीं पास। चलो, क्या पता है इसके बारे में, क्या सुना हुआ है डिफरेंशिएशन के बारे में? इनवर्स या रिवर्स? रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। बढ़िया। और कुछ ऐसा बताओ यार जो मुझे समझ में आए। बड़ी हाई फाई बातें करते हो, मेरे को इंटीग्रेशन ही नहीं पता, रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बताऊं मैं? हाँ, और बताओ कुछ जो पता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, भाई खतरनाक खतरनाक चीजें। बहुत बढ़िया। नहीं पता क्या बेटा? चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। क्या बेटा? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अच्छा है, प्रैक्टिस मतलब इस तरह से है कि आंसर देने की जो तुम कोशिश कर रहे हो वो बढ़िया है। बोल बेटा। स्लोप निकालना किसका? ग्राफ का। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, शर्मा रहा है बिल्कुल। नाम सुना है डिफरेंशिएशन का? किया हुआ है? नहीं? पास कैसे हुआ? बिना डिफरेंशिएशन के कैसे पास हो गया? मतलब इधर से फिजिक्स पढ़ा था क्या था? अरे कुछ तो पता होगा। नाम सुना है भाई? अगर मान लो तुमसे 10th क्लास का बच्चा आके पूछे कि भैया क्या आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ, तुम क्या ना कर दोगे? क्या बोलोगे? पढ़ा हुआ है ना? नहीं तो शक करेगा तुमको। अब अगर तुमने ये बोला कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो पूछेगा ना भैया क्या होता है। एक छोटे से बच्चे को क्या बताओगे तुम? कुछ तो बोलोगे। बोल। ऐसे बोल रहा सर, उसको तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, नहीं निकल। रेट ऑफ किसका और किसके साथ? पर यूनिट टाइम, ठीक है, टाइम से क्या बेटा? इंस्टेंट वैल्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितनों ने ये सुना हुआ है कि बड़ी चीजों को छोटी करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं? बिल्कुल ऑनेस्ट। कितनों ने ये सुना है कि बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं? जिस तरह से तुमने ये सुना था छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे ही कितनों ने सुना है कि बड़ी चीजों को छोटा करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं? किसी ने नहीं सुना है? सुना हुआ है, राइट? ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो करना कैसे है वो समझने से पहले जरूरत कब पड़ी वो हम क्या करेंगे देखेंगे, और उसको देखेंगे दोनों तरीके से। किन दोनों तरीके से? एक फिजिक्स वाले तरीके से भी, कि फिजिक्स में, क्योंकि यूज तो बेटा हमको फिजिक्स में ही करना है ना, और उसके बाद जब मैथ्स वालों को क्या करते हैं सिखाया जाता है तो उस तरह से। याद करो इंटीग्रेशन भी हमने ऐसे ही सीखा था, राइट? इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, सीखा था कि भाई फिजिक्स के ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमको क्या करें, इसकी जरूरत पड़ी, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि मैथ्स वालों को अगर पढ़ाया जाता होगा तो किस टाइप से पढ़ाया जाता होगा, तो वो रिलेट हो रहा है किससे? एरिया अंडर द ग्राफ से। तो ग्राफ से ही क्या होता है बेटा? रिलेट होता है। इंटीग्रेशन रिलेट हो रहा था एरिया अंडर द ग्राफ से, मतलब y into x जब करना पड़ा था। डिफरेंशिएट रिलेट होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ से, जब y by x करना पड़ता है। पर इसकी जरूरत कब पड़ती है वो चीज हम क्या करेंगे समझेंगे। दोनों तरीके से हम क्या करें समझ रहे हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, उतनी डिफिकल्टी तुम्हें नहीं जाएगी। रीजन ये है कि वहां पे दो चीजें थी जो उसको डिफिकल्ट बना रहा था। पहला ये था कि जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो किन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है वो हमें चेक करना पड़ता था, राइट? तो वो इमेजिन करना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। और दूसरी दिक्कत जो जा रही थी वो ये
कि अगर वो अलग अलग फंक्शन में है तो उनको सिमिलर फंक्शन में लाने में, क्योंकि सिमिलर फंक्शन में होंगे तभी वो, या सिमिलर डायमेंशंस में लाने में तभी वो इंटीग्रेट हो सकते हैं। यहां पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है। दोनों एग्जांपल हम क्या कर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं कुछ एग्जांपल किसका, फिजिक्स का कोई प्रॉपर उठा ले रहे हैं, जिससे हम क्या समझ में आया कि हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले ये समझना है बेटा, नाम लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, सिंपल सा इंग्लिश का टर्म है डिफरेंशिएट करना। तो बेटा किसी भी चीज को डिफरेंशिएट तभी कर पाओगे जब एक्चुअली किसी किसी चीज में क्या हो, डिफरेंस हो, सारी चीजें अलग अलग हो। जैसे अभी जितने स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं, मैं इनको बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज पे, अलग अलग बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, राइट। एक मैं बोल सकता हूं जितने बजरंग दल वाले टी शर्ट पहन रखे होंगे और जिन्होंने नहीं पहन रखा हुआ है, राइट, ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जेंडर के बेसिस पे जितने मेल हैं और जितने फीमेल्स हैं, राइट। तीसरा हो सकता है मार्क्स के बेसिस पे, कितनों के मार्क्स आए कितनों के नहीं है। तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं डिफरेंशिएट करने के। तो बेटा डिफरेंशिएट तब कर पाएंगे जब कोई वैल्यू वेरिएबल हो। यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो वेरी कर रही है अमॉन्ग दी ऑल दी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यही इमेजिन करो कि सारे क्लोन्स बैठे होते, बिल्कुल एक ही टाइप का कपड़ा पहना हुआ, सब कुछ एक जैसा, तो क्या उनमें डिफरेंशिएट करना पॉसिबल होता? तो अगर कोई वैल्यू वेरी ही नहीं करती तो वहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो डिफरेंशिएट की जरूरत तब पड़ेगी जब अगेन कोई वैल्यू क्या करे, वेरी करे। अगर कोई वैल्यू वेरी करेगा तब हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। और उसमें भी जब कोई वैल्यू वेरी करेगा तो उसका एक स्मॉल पार्ट निकालने के लिए हम उसको यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। कैसे, समझ लेते हैं। इमेजिन करो कि हम भिलाई से निकले और हमें रायपुर तक क्या करना है, जाना है, राइट। भिलाई से रायपुर तक जाना है। अब भिलाई से रायपुर तक का जो डिस्टेंस है ऑन एन एवरेज ले रहे हैं कितना, 40 किलोमीटर, और ये मान ले रहे हैं कि भाई टाइम कितना है, 1 आवर। तो भिलाई से जब हम क्या कर रहे हैं, निकले हैं, रायपुर तक गए हैं, कितने टाइम में हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है, 1 घंटे। अगर मान लो मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ कि मेरे यहां पे वेलोसिटी कितना रहा, राइट, तो हम एक आंसर बोल सकते हैं 40 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो हमारी वेलोसिटी रही है भिलाई से रायपुर तक जाने की, वो रही है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो जरा, तो अगर रियल केस इमेजिन करो कि मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि हम भिलाई से निकले होंगे, राइट। मान लो मैं निकला यहां से भिलाई से कार लेके और रायपुर तक मुझे जाना है, तो मेरी स्पीड हर जगह पे एक्चुअली 40 रही होगी, पूरा खाली रोड पड़ा है, फिर भी मैं धीरे 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 40 की स्पीड से जा रहा हूं, राइट। ट्रैफिक आ रहा है, फिर भी वो सांप की तरह ऐसे ऐसे निकालते हुए जा रहा हूं, सामने कोई आ रहा है उसको उड़ाते हुए 40 की स्पीड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे 40 की स्पीड से क्या करना है, भिलाई से रायपुर पहुंचना। क्या ऐसा सच में हुआ होगा? ऑब्वियस बात है, ऐसा सच में नहीं हुआ होगा। एक्चुअल में हुआ क्या होगा वो सोचो। जो रियल केस सिनेरियो है वो ये कि जब हम क्या करते हैं, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, वेरी करती है। भले थोड़ा सा करेगा पर वेरी जरूर करेगा। एक्चुअल में ये हुआ होगा कि जहां पे खाली रोड होगा वहां पे हमारी स्पीड और ज्यादा हुई होगी, राइट। 40 से काफी ज्यादा हो गई होगी भाई, 80, 90, 100 भी टच कर सकता है। जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां पे स्पीड काफी कम हो गई होगी, 10, 20, 30 बिल्कुल धीरे धीरे निकल रहे होंगे। कहीं पे जहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, सिग्नल वगैरह रेड होगा, वहां पे हमारी वेलोसिटी 0 भी हुई होगी। और हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहां पे हमारी स्पीड एक्चुअली में 40 भी रही होगी। तो जब हमने क्या किया, देखा कि भाई ओवरऑल सिनेरियो को जब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम स्पीड बता रहे हैं कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक्चुअल में जब हम क्या करें, लोकलाइज्ड वेलोसिटी देखी, पर्टिकुलर जगह की वेलोसिटी देखे या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखे। ध्यान रखना बेटा, सिलेबस की चीज पढ़ रहे हैं। ये जो डिस्कशन में यहां पे कर रहा है एज इट इज, यही डिस्कशन वापस से आएगा जब हम एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी में कम से कम 10 टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं फिजिक्स का, तो ध्यान से समझना है क्योंकि सिलेबस की ही चीज है। तो ये मैंने क्या कर लिया है, निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी, लेकिन हर जगह पे, हर लोकेशन पे, हर इंस्टेंट पे एक्चुअल में मेरी वेलोसिटी क्या रही होगी, अलग रही होगी। अब अगर मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटी जाननी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार 40 किलोमीटर पर आवर। ये बोलना एक तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें करना ही पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रीजन को देखना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर रीजन पे जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो आंसर है और ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर प्लेस की वेलोसिटी के बारे में। जैसे
मान लो मैंने बोला कि जैसे मैं भिलाई से निकला, जैसे ही ट्रैफिक क्रॉस किया मैंने, यहां पे बीच में क्या है 10 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था, 10 किलोमीटर का हाईवे था जहां पे लगभग ट्रैफिक क्या था, बिल्कुल कम था। अब अगर मैं सिर्फ उस 10 किलोमीटर की बात करूं, राइट, मान लो मैं यहां से लेके यहां तक, राइट, इसकी बात करूं, तो मैंने बोला ये हमारे पास एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच था जिसको क्रॉस करने में मुझे, लेट से मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट लगे। इस 6 मिनट में मैंने इस पूरे 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। क्योंकि भाई जैसे मैं सिटी के बाहर निकला, यहां पे क्या था, थोड़ा सा बिल्कुल ही वो था, क्या बोलते हैं, खाली पड़ा हुआ था रोड, हाईवे बिल्कुल खाली है। अब अगर इस जगह पे जब मैं ट्रैफिक से निकल चुका हूं, राइट, हाईवे में पहुंच चुका हूं, इस जगह पे अगर मैं अपनी वेलोसिटी क्या करूं, चेक करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में मेरी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर डिवाइड बाई 6/60 आवर। ये 6/60 आवर किनको नहीं समझ में आया, 6 मिनट था, कन्वर्ट कर रहे किसमें, आवर्स में, तो 6/60 लिख दिया। तो ये आंसर कितना आएगा हमारा, 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो 100 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ये एक तरीके से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हाँ भैया अगर रोड खाली होगा तो हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती। इसी तरह से मैंने बोला कि जब हम रायपुर पहुंचने वाले थे, अचानक से यहां पे बिल्कुल क्या आ गया, वो आ गया, क्या बोलते हैं, इधर से बिलासपुर कट रहे, इधर रायपुर जा रहे हैं, पूरा क्या पूरा यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब वहां पे 5 किलोमीटर जो था, मान लो मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूं, राइट, यहां का जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच था, यहां पे थोड़ा सा कंजेशन क्या था, ज्यादा था, राइट, यहां पे कंजेशन क्या था, ज्यादा था। इस 5 किलोमीटर को क्रॉस करने पे मुझे अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स का टाइम लग गया, लगभग 20 मिनट लगा है मुझे इसको क्रॉस करने में, क्योंकि ट्रैफिक क्या था, ज्यादा था। अब अगर इस जगह पे मैं क्या करूं, वेलोसिटी निकालूं, तो मैं बोल सकता हूं क्या, 5 किलोमीटर डिवाइड बाई 20/60 आवर, तो अगर 1/3 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि हाँ जहां पे ट्रैफिक रहा होगा वहां पे मेरी वेलोसिटी क्या रही, कम रही। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार ऑन एन एवरेज जब वेलोसिटी हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर जरूर आ रहा है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर रीजंस को देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पा रहा है कि हाँ उस जगह पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी। अब सवाल आता है कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है या उस पर्टिकुलर लोकेशन में वेलोसिटी कितनी है, क्या है, इसकी जरूरत एक्चुअली पड़ती है। मैं अभी भी बता दे रहा, इसका प्रॉपर डिस्कशन हम करेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, लेकिन एक सिंपल सा वो मान लो, अज्यूम कर लो कि भिलाई से रायपुर तक का जो हाईवे है वहां पे स्पीड लिमिट लगी हुई है कितनी की, 80 किलोमीटर पर आवर की। क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं बेटा, क्यों पढ़ते हैं ये भी जानना जरूरी है, जस्ट बिकॉज एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। सिलेबस में जो भी चीजें होती है वो कहीं ना कहीं काम आता है। मान लो यहां पे भिलाई से रायपुर के हाईवे में स्पीड लिमिट रखी हुई कितनी की, 80 किलोमीटर पर आवर की। अब एक बाइक वाला, वो जो पतले से लड़के होते बिल्कुल, वो पतले दुबले से जो ड्यूक चलाते हैं, ऐसे लोगों को देखा है, ये बिल्कुल पतले दुबले से और बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा लगता है हैंगर में टंगा हुआ है, और बाल उनके ऐसे रहते हैं। देखा है ऐसे लोगों को, नहीं देखा। अब ऐसा ही बिल्कुल एक कैरेक्टर ड्यूक में बैठा हुआ, कतई रेप्टाइल बन के जा रहा है। ऐसे लोग जब गाड़ी चलाते तो ऐसा लग रहा है गाड़ी इनको लेके जा रहा है बस, है ना। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसे सांप की तरह एकदम रेप्टाइल बनते हुए, और तुमने तो पढ़ा है ना बायोडाइवर्सिटी या जो भी उसमें आती है, यहां से बिल्कुल ऐसे कट मारता हुआ निकल रहा है। बट भैया गाड़ी उससे संभली नहीं और वहां पे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हो गया और वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला आ रहा है, बोल रहा भैया ये बताओ, क्योंकि शक्ल देख के लग रहा है गलती शायद इसी ने की होगी, शक्ल भी लिखा हुआ है। उससे पूछ रहा है कि भैया ये बता गाड़ी तेरी कितनी की स्पीड से चल रही थी। वो होशियार बता रहा है कि मेरी एवरेज वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हो सकता है। वो बता रहा है कि मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब स्पीड लिमिट कितनी वहां की, 80 की। जब वो 40 किलोमीटर पर आवर लगेगा, बताएगा, तो पुलिस वालों को ऐसे लगेगा यार ये तो वेल विद इन स्पीड लिमिट चल रहा है। लेकिन अचानक से वो जो पुलिस वाला था उसको क्लास याद आया कि सचिन सर की क्लास में कुछ ऐसा हो चुका है पहले। एक थप्पड़ लगाया उसको और बोला ये तू एवरेज मत बता, तू ये बता
जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे तेरी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी। एक थप्पड़ में नानी याद आ गई, बोला भैया 120 की स्पीड से चल रहा था मैं। अब बताओ गलती किसकी होगी? ऑब्वियस ही बात है उसकी। तो समझो बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमें एवरेज वेलोसिटी की जरूरत नहीं होती, हमें एवरेज वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत होती किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ताकि हम यह पता कर पाए कि भैया उस जगह पे जो एक्चुअल गलती है वो किसकी है। अरे आई बात समझ में? राइट? अगर वो बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी ठीक है, कहीं पे 100 चला रहा है, कहीं पे 15 चल रहा है, इस 15 की वजह से एवरेज वेलोसिटी उसकी 40 हो जा रही है। अगर मुझे ये जानना है कि उस रोड में कहीं पे क्या हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी से मैं ये पता कर पाऊंगा? मुझे ये पता करना होगा कि जिस इंस्टेंट पे एक्सीडेंट हुआ है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी, क्या जो स्पीड लिमिट दी है उससे कम या स्पीड लिमिट से ज्यादा। तो जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर लोकेशन की वेलोसिटी निकालने, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालना, इस पूरे उसमें जिसमें हर जगह पे वैल्यू क्या हो रही, वेरी कर रही है, उसका एक स्मॉल पार्ट निकालना। अरे आया समझ में? राइट? तो स्मॉल पार्ट हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जरूरत पड़ती है इस तरह के केसेस में। सिंस मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिस्कशन कर रहा हूं, मैं साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ये जो हर इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो कंप्लीट निकाला है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। क्या ज्यादा बेटर है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? अरे क्या ज्यादा बेटर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? क्योंकि ऐसे में गलती हुई तो क्या पता चलेगा, इसी से पता चलेगा। अब देखो, मेरा फिजिक्स तो है कमजोर, मुझे नहीं पता, मैंने तो क्या किया, तुमसे पूछा, तुमने आंसर दिया कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ज्यादा बेटर है। मुझे लगा यार सही है, स्टूडेंट बोल रहे हैं तो होता होगा। अब अगली बार ऐसा हुआ, अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से हम क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही है, डिस्कस कर ले रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ज्यादा बेटर है, एवरेज वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। तो अगली बार इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड को भिलाई आना था और उसका एग्जाम रायपुर में था। तो बोला यार भिलाई में मेरे पास क्या करे, रुक जाए, राइट? एग्जाम देने के लिए चला जाएगा। उसने मेरे से क्या किया, सवाल पूछा कि भाई भिलाई से रायपुर जाने में कितना टाइम लगता है, राइट? भिलाई से रायपुर जाने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने उसको दो चीजें बताई, मैं भी होशियार बन रहा था। मैंने बोला देखा ऐसा है भाई कि जो भिलाई से रायपुर का डिस्टेंस है वो है कितना, 40 किलोमीटर, और एक बार मैं जब जा रहा था तो मेरी वेलोसिटी थी 120 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि 120 किलोमीटर मेरी एवरेज थी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा बेटर है, तो मैंने आंसर दे दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि भाई ऐसा है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और 120 किलोमीटर पर आवर से मैं क्या कर रहा था, एक दिन जा रहा था। उसने भी थोड़ा मोड़ा फिजिक्स पढ़ा हुआ था, राइट? उसने क्या कर लिया, टाइम तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि भाई टाइम निकालेंगे s by v से, 40 डिवाइड बाई 120, दैट इज 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब होता है कितना, 20 मिनट्स। उसको लगा यार बढ़िया है, हो सकता है बिल्कुल अच्छा नेशनल हाईवे होगा, 20 मिनट में पहुंच जाते होंगे। वो बोला 20 मिनट में पहुंच जाते, 10-15 मिनट पहले और निकलता हूं मैं, राइट? तो आधे घंटे पहले वो यहां से निकला एग्जाम देने के लिए। पहुंच पाएगा, राइट? आधे घंटे पहले पहुंचा, बेचारा यहीं पे रह गया, आधे रास्ते में, आधे रास्ते में रह गया, क्योंकि इतना ट्रैफिक और इतना ज्यादा वो सब वो बन रहा है कि कंजेशन, बेचारा आधे रास्ते में रह गया। एग्जाम गया, छूट बेचारे का। और नालायक को तुम्हारे चक्कर में दोस्ती टूट गई मेरी। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया कि वो बात नहीं क्यों नहीं कर रहा है। फोन किया मैंने कि क्या भाई कैसे एग्जाम के, फोन नहीं उठा रहा, तो मेरे को पता नहीं चला। अभी सेम इंसिडेंस दोबारा हुआ, राइट? सेम इंसिडेंस दोबारा हुआ। एक और फ्रेंड था जिसको, ये तो आना से रहा दूसरा फ्रेंड था जिसको रायपुर जाना था, वो भी सोचा है काम करते भिलाई में रुक जाते हैं, राइट? वो भी सोचा कि काम करते भिलाई में रुक जाते हैं, रायपुर चले जाएंगे फिर वापस से। उसने भी मुझसे सेम क्वेश्चन किया कि भाई कितना टाइम लगता है। मेरे अभी तक समझ में नहीं आया था कि क्या हो चुका है उसके साथ। मैंने उसको सेम आंसर दिया कि भाई देख ऐसा है कि 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और एक दिन जब मैं जा रहा था तो मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी मैंने उस जगह की जहां पे ट्रैफिक क्या था, बहुत ज्यादा था। उसने भी थोड़ा मोड़ा फिजिक्स पढ़ रखा था, उसने भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, 40 डिवाइड बाई 10 दैट इज 4 आवर। उसको लगा यार हो सकता है रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब होगा, 4 घंटे लगते होंगे। उसने सोचा जब 4 घंटे लग सकते हो तो आधे 1 घंटे और पहले निकलते हैं। बिल्कुल मई के टाइम की गर्मी थी और 5 घंटे पहले वो निकल चुका है।
1 घंटे में पहुंच चुका और 4 घंटे बिल्कुल धूप में, बिल्कुल धूप में। हालांकि ये तो एग्जाम दे दिया, लेकिन एग्जाम के बाद गालियां मुझे बहुत पड़ी और बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मेरे समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहां पे यूज। अब मैं तुमसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नालायकों ये बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा अच्छी है, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा अच्छी है? फिर वही गधे, फिर वही गधे हो जैसी बातें कर। तुमको समझ में कम आता है क्या? अब तुम्हारी चॉइस थोड़ी पूछ रहे हैं कि कोई खराब होगा, कोई सब्जी थोड़ी ना, लौकी की सब्जी और पनीर की सब्जी, ये ज्यादा अच्छा ये खराब है। फिजिक्स का टॉपिक है बेटा। अगर दोनों टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एज वेल एज एवरेज, मतलब दोनों का ही अपना अपना यूज है। कोई अच्छा या खराब, तेरी क्रश के बारे में पूछ रहे थे हम, ये अच्छा ये खराब है, ऐसा है वैसा है, नहीं, दोनों का अपना अपना यूज है। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जहां पे मान लो एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा, उस जगह पे ज्यादा बेटर कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हमें बताना है तो ज्यादा बेटर क्या होता, एवरेज वेलोसिटी, राइट। हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे जब पढ़ेंगे इसको। रब कर दे रहा मैं ये, अभी इसको जरूरत नहीं, राइट। इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे उस टाइम पे। बट बेटा ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो मुझे क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी इंस्टेंस के लिए क्या करना है, ये निकालना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है, तो ज्यादा बेटर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट जितना छोटा करते जाएंगे उतना बेटर आंसर आता है। जैसे मैं इसमें तुमको बता दे रहा हूं, ये तो मैंने निकाल दिया इतने, पर बेटा 10 किलोमीटर जो लंबाई होती है ना, 10 किलोमीटर का जो लेंथ होता है, ये भी कम नहीं होता, काफी लंबा होता है। इस 10 किलोमीटर तक भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हमारी स्पीड कितनी रही होगी, 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। 10 किलोमीटर तक भी 100 की कांस्टेंट स्पीड से चलना पॉसिबल नहीं। इसमें भी स्पीड वेरी की होगी, हो सकता है 110 गया, हो सकता है 90 गया हो। बिल्कुल इसी तरह से ये जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर भी काफी लंबा स्ट्रेच होता है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि पूरे 5 किलोमीटर तक हम 15 की ही स्पीड से गए हो। इसमें भी स्पीड वेरी की होगी। अगर मैं इसको भी और 1 किलोमीटर के क्या कर दूं, उसमें पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, तो हर 1 किलोमीटर में आंसर हमारा अलग अलग आएगा, जो कि और ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा कि हमारी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी थी। आई बात समझ में? फिर मैं ये बोलूं कि यार 1 किलोमीटर भी काफी लंबा होता है। तुम खुद इमेजिन कर लो, क्या 1 किलोमीटर तक तुम स्पीड बिल्कुल वो कर सकते हो, कांस्टेंट रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। अरे वेरी करेगा, हल्का ही वेरी करे, पर कुछ तो वेरी करेगा। ठीक है, 20 था, पर 20 हो सकता है 21 हो सकता है 19 हो। उसको भी अगर मैं इमेजिन करो और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, और छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर दे, ब्रेक कर दे। फॉर एग्जांपल 100 मीटर में, तो हमारा आंसर और अच्छा आएगा कि हाँ, इस 100 मीटर में इतनी वेलोसिटी, इस 100 मीटर में। इसी तरह से उसको जितने छोटे पार्ट्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारी वेलोसिटी कितनी थी, वो ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हमें देता जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा हमें तब करना पड़ रहा है जब हमारी वेलोसिटी या हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हर जगह पे क्या करे, वेरी करे, और उसका किसी पॉइंट की वैल्यू हमें क्या करनी हो, निकालनी हो। तो हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं तो यहाँ पे, राइट, अभी तक कुछ बताया ही नहीं। मैंने सिर्फ एक फिजिक्स का क्या किया है, एग्जांपल लिया है कि कब इसकी जरूरत पड़ सकती है। ग्राफ के बेसिस पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। ग्राफ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राफ के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे इनको हम देख सकते हैं, है ना। यहां पे लिख दे रहा मैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 केसेस ले रहा बेटा, राइट। 2 केसेस ले रहा है, एक में जहां पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा एक्चुअली जहां पे जरूरत पड़ेगी। मान लो इसी का एग्जांपल ले लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। एक तरफ लिया मैंने टाइम और एक तरफ लिया मैंने क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इमेजिन करो कि भिलाई से रायपुर तक कोई रोबोट गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है, तो वो चाहे तो स्पीड बिल्कुल क्या कर सकता है, कांस्टेंट रख सकता है। वो चाहे तो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड रख सकता है। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसे, वेलोसिटी को, वही रिप्रेजेंट करेगा किसे, वेलोसिटी को। अब समझते जाना बेटा ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा क्या, t, और ये हो जाएगा हमारा क्या, s। सिंस रोबोट गाड़ी चला रहा था, वो एग्जैक्टली बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से भिलाई से निकला है और रायपुर तक पहुंचा है, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, बिल्कुल 40 से।
अब तुम चाहो तो एंटायर मोशन में उसकी वेलोसिटी निकालो, वो भी कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तुम चाहो तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालो, वो भी कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तुम चाहो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी निकालो, वो भी कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये है कि तुम चाहो तो वेलोसिटी निकाल सकते हो किससे, s बाई टी से, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो भी आएगा भाई सिंस कांस्टेंट है। तुम चाहो तो इसका एक लार्ज पार्ट ले सकते हो, ये कहलाएगा डेल्टा एस और ये कहलाएगा क्या डेल्टा टी। तुम चाहो तो डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी से, जहां पर डेल्टा लिखा रहेगा एक लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, और तुम चाहो तो एक बिल्कुल इंस्टेंस पे स्मॉल ds और dt लिखो, राइट, उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंस कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लार्ज टाइम लोगे, एक पार्ट ले लोगे तो भी वही आएगा, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट का निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। किसी से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसा तब करना पड़ रहा है जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। यहां पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, तो भैया वेलोसिटी भी क्या हो गया, जब कोई वैल्यू वेरी ही नहीं कर रहा है तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत, राइट। तुम चाहो तो लिख सकते हो ds बाई dt, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूं तुम s बाई टी से भी निकाल सकते हो। लेकिन इमेजिन करो अगला केस हमने इस तरह से ले लिया कि गाड़ी हम चला रहे हैं, राइट। जब हम गाड़ी चलाएंगे तो भैया वेलोसिटी वगैरह सब कुछ क्या होगा, चेंज होता रहता है। मान लो मैंने बोल दिया इस तरह से क्या है, चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हुआ ये। अब क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। अब इसमें अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हुआ, राइट, मैंने यहां से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने बोला ये हमारा क्या हो जाएगा t, राइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा s। अब बताओ बेटा, क्या यहां पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, क्या मैं s बाई टी लिख सकता हूं? क्या मैं s बाई टी लिख सकता हूं? समझो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि स्लोप हमें देगा क्या, वेलोसिटी, राइट, और स्लोप निकालना है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। लेकिन ध्यान देना बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस या परपेंडिकुलर एंड बेस तभी लिखा जा सकता है जब राइट एंगल ट्रायंगल, कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तब तो उसमें कुछ परपेंडिकुलर और कुछ बेस कहलाएगा। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो क्या ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कहलाएगा ही नहीं तो स्लोप ऐसे निकाल ही नहीं सकते। आया समझ में? इसी तरह से मान लो मैंने बोला कि इसका एक लार्ज पार्ट ले लेते हैं, इतना बड़ा, तो मैं इसको बोलूंगा क्या, डेल्टा टी, और मैं इसे बोलूंगा क्या, डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं वेलोसिटी डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी से निकाल सकता हूं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी जो कि स्लोप से मिलेगा, निकल सकता है क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन ध्यान दो बेटा, अगर मैं बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट क्या करूं, लूं, एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट लूं, तो मैंने तुमको क्या किया, पहले भी समझाया है कि एक कर्व का जब छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। एक बहुत बड़े कर्व का जब छोटा सा पार्ट हम लेते हैं तो कैसा दिखता है? सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा अर्थ ही है भाई। अर्थ तो पूरा का पूरा क्या है, स्फेरिकल शेप का, लेकिन जब उसका छोटा पार्ट लेते हैं तो बिल्कुल प्लेन दिखता है, नहीं दिखता है, राइट, बिल्कुल प्लेन दिखता है। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, यही ले रहे हैं कि इमेजिन करो कि एक छोटा सा पार्ट ले यहां पे, तो ये वाला जो रहेगा ये पार्ट कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को मैं क्या कर रहा है, इनलार्ज करके बना रहा है। इमेजिन करो कि इसी पार्ट को मैंने क्या कर दिया है, बड़ा बना दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो कर्व था, कर्व का स्मॉल पार्ट हमें स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सिंस ये मैंने छोटा सा पार्ट लिया तो हम इसको क्या लिखेंगे, ds। ये भी छोटा सा पार्ट है तो क्या होगा, dt। अब राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा, और अगर ये कहलाया तो हम स्लोप दैट इज वेलोसिटी निकाल सकते हैं किससे, ds बाई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी इससे निकल जाएगी, किससे, ds बाई dt से। आया समझ में? अगर वेरी नहीं कर रहा है तो कुछ भी करने की, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो करने को तुम कर सकते हो। तुम चाहो तो s बाई टी लिखो, डेल्टा s बाई डेल्टा लिखो, ds बाई dt लिखो। लेकिन अगर वेरी कर रहा है, जो कि 90% ऑफ द केसेस होगा ही होगा,
ठीक है, 8th 9th क्लास 10th क्लास तक की फिजिक्स में हम क्या करते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलते थे, बट नहीं चलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो किससे होगा, ds बाई dt से। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वो भी मैंने तुमको क्या कर दिया, समझा दिया। क्योंकि एक अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो लार्ज पार्ट से तुम इसको नहीं निकाल पाओगे, लेकिन हाँ छोटा पार्ट लोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखा तो तुम tan थीटा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो डिफरेंशिएशन बेटा हमारा और कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है। किसी ग्राफ का जो स्लोप है वही है, राइट, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब हो सकता है वो वेरी करे, हो सकता है वेरी ना करे, अगर सॉरी वेरी ना करे, या हो सकता है वेरी करे। अगर वेरी नहीं कर रहा है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम चाहो तो यूज करो, राइट, लेकिन अगर वेरी कर रहा है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है सर लेकिन वेलोसिटी का मान लीजिए फिर फॉर्मूला हम क्या याद रखें, s बाई टी याद रखें या ds बाई dt याद रखें। तो देखो बेटा s बाई टी तो यहां फेल हो जाएगा, लेकिन ds बाई dt तुम यहां भी यूज कर सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हो। तो जनरली हम क्या लिखना शुरू कर देते हैं, ds बाई dt। आया समझ में? तो आज के बाद हम डिफरेंशिएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। पहली चीज तो तब जरूरत पड़ेगी जब कोई चीज क्या करे, वेरी करे। मान लो यहां से जा रहे हैं भाई रायपुर तक, हर जगह पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, राइट, हर जगह पे वेलोसिटी वेरी कर रहा है, राइट, हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है, और उसमें किसी पॉइंट की वेलोसिटी हमें निकालनी हो, कोई स्मॉल वैल्यू हमें निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज। और बेटा ध्यान रखना, डिफरेंशिएट तब करोगे जब कोई वैल्यू वेरी कर रहा हो, तुम लोग सब अलग अलग हो तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये ऐसा ये ऐसा। आया समझ में? तो जब कोई वैल्यू वेरी करता है और उसके एक स्मॉल पार्ट की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, फाइंड आउट करनी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का। अब सीखना है कैसे करना है ना। पहले यहां तुम नोट कर लो, ये जो मैंने पूरा लिखाया है बेटा, सिर्फ इतना लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सही तरीके से इसको क्या करना है, लिखना है प्रॉपर, ताकि बाद में जब तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आए, है ना। चलो नोट करो, यहां जो हमने क्या किया है, एग्जांपल लिया हुआ है वो सीधा सीधा फिजिक्स का ले लिया है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी के बारे में। जनरल फॉर्म में अगर हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, मतलब मैथ्स वालों को कैसे समझाया जाता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से, ग्राफ की हेल्प से। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि y वर्सेस x का ग्राफ जो दिया हुआ है, इसका स्लोप वेरिएबल नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो अब अगर हमें इसका क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो हम चाहे तो y बाई एक्स लिखें, चाहे तो हम डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स लिखें, और हम चाहे तो dy बाई dx निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, राइट। यहां पे हम कैसे भी लिखे हमारा स्लोप निकल जाएगा। मैथ्स वालों को ये सीधा सीधा सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें स्लोप निकालना हो किसी भी वेरिएबल कर्व का या वेरिएबल ग्राफ का, तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएट, राइट, डिफरेंशिएशन। तो एक तरफ मान लो इसी तरह से हम सिंपल ले ले रहे हैं, इस तरह का दे दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है y, एक तरफ क्या दिया हुआ है x। अब अगर हम क्या करना चाहें, इसका स्लोप निकालना चाहें, तो हमारा जो स्लोप है ना तो वो y बाई एक्स से आएगा और ना ही वो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स से आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल पार्ट लेना पड़ेगा ताकि राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखे, राइट, और हम फिर उससे क्या करें, स्लोप निकालें, किससे, dy बाई dx से। ऐसा हमें तब करना होता है जब कोई फंक्शन किसी के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। इसको ही बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएट करना। तो अगर कोई फंक्शन x के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो कैसे कैसे चेंज हो सकता है या क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, वो हमको क्या करना है, देखना है। तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन में हमने 2-3 दिन सीखा था क्या करना है, कैसे करना है, यहां पे उतनी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम सीधा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना। इसको ही बना लो क्योंकि सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, वहां पे v और s और t ले लिया और कुछ नहीं, है ना। इसको भी साथ ही साथ बना लो, देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं। अब देखना हमें सीधा सीधा क्या फॉर्मूले, एक तरफ हम ले रहे हैं क्या, फंक्शन f ऑफ x, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वही है x टू द पावर n का। ध्यान ही रखना बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे n की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, सारी मतलब सारी, राइट, 0 भी, 1 2 3 4, -1 -2 -3 4, 1/2 1/3 1/4, -1/2 -1/3 -1/4, जितने हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, इनफैक्ट 0 है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n-1 इंटू dx बाई dx। अब मुझे पता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ा हुआ है,
एन एक्स एन माइनस वन टू द पावर, यही पढ़ा हुआ है, समझो बेटा। सामने में ध्यान से, सामने में मल्टीप्लाई होता है dx बाई dx का। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने इसको नहीं लिखा है बिकॉज dx बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन बेटा ऐसा तब तक होगा जब तक ये वाला फंक्शन भी और ये वाला फंक्शन भी क्या है, सेम है। मान लो ऊपर में y और नीचे में x है, तो क्या dy बाई dx 1 होगा, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy बाई dx। इसी तरह से लेट्स से अज्यूम करो इस तरह की, ऊपर में क्या है a है, नीचे में b है, तो dA बाई dB क्या 1 होगा, नहीं होगा। राइट, इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा, बट ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायो वाले बच्चे क्या करते हैं जनरली इसको भूल जाते हैं और सिर्फ याद रख लेते हैं nx टू द पावर n माइनस 1। राइट, सिर्फ इतना ही याद रखते हैं, यही याद किया भी हुआ था आज तक। ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कैसे यूज करना है। सेकंड हमें यूज करना है ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। थर्ड मान लो हमारे पास कोई कांस्टेंट है और उसके बाद क्या है, कोई फंक्शन है, तो बेटा हमें कभी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो कांस्टेंट उस वेरिएबल फंक्शन के अंदर फंसा हुआ, इसका एग्जांपल लिया था इंटीग्रेशन के टाइम पे, डिफरेंस आ रहा है दोनों में समझ, तो यहां पे अगर हमें क्या करना पड़ा, तो बेटा इसको हम वैसे ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जैसे इसको करना चाहिए था, लेकिन उस कांस्टेंट से एक बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। इंटीग्रेशन में उस कांस्टेंट से एक बार क्या करते थे, डिवाइड। तुमको पता है कांस्टेंट कहां से आए, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल यही चीज है और कुछ नहीं, बस मैंने अलग अलग तो बता दिया है कि इस तरह से करो, अदरवाइज जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ये और कहीं से नहीं, ये वही वाला टर्म है, यहां भी dx बाई dx, यहां भी उस तरह से है ना। पूरे को डिफरेंशिएट करने के बाद जो अंदर में फंसता है उसको एक बार और डी बाई डी एक्स ऑफ करते हैं तो उसी आ जाता है यहाँ पे, बट उतना वो करने की जरूरत ही नहीं है ना, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपल से तुम्हारा काम पूरे फिजिक्स में चल जाएगा, एक बार इस कांस्टेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझो बेटा, जितने फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखा रहा है ना, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया है बायो वालों के लिए, जिससे पूरे फिजिक्स में, फिजिक्स के हिसाब से पूरा तुम्हारा काम चल जाएगा, 100% चल जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से बस फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेट्स से साइन थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। याद करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन था क्या, साइन थीटा, है ना। इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब साइन थीटा को हमें डिफरेंशिएट करना हुआ तो हमने बोला क्या, कॉस थीटा। लेकिन अगर मान लो मैं इस तरह से बोल दूं कि साइन ओमेगा टी को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। पूरे इसमें अंदर पे क्या फंसा है, कांस्टेंट फंसा है, तो डिफरेंशिएट वैसे ही होगा जैसे इसको होना चाहिए था, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, कॉस, लेकिन अंदर में जो कांस्टेंट है उससे एक बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या था, कॉस थीटा आता। आया समझ में। इसी तरह से अगर e टू द पावर x को हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो आंसर e टू द पावर x ही आएगा। तो लेट्स से मैंने एग्जांपल दिया कि हम डिफरेंशिएट करें d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो आंसर क्या आएगा, e टू द पावर माइनस x। लेकिन इस चीज को भूल जा रहे हो कि इस पूरे के अंदर पे यहां पे -1 फंसा हुआ है, कांस्टेंट। अरे -x मतलब -1 फंसा है, नहीं, उससे एक बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस ई टू द पावर -x होगा। आया समझ में। राइट, इस तरह से हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक फॉर्मूला जो तुमको और क्या करना है, ध्यान रखना है, वो है u इंटू वी का। राइट, एक फॉर्मूला तुम्हें और ध्यान रखना है, u इंटू वी का, ठीक है, वो अभी बता दे रहा, पहले इसको लिख लो जरा। इसके अलावा हमें क्या करना है, एक और फॉर्मूला देखना है u इंटू वी का। u इंटू वी कहने का मतलब है, मान लो दो वेरिएबल हैं और दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड में, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड हुए, तो अगर हमें उनको क्या करना हुआ, डिफरेंशिएट करना हुआ, लेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, तो इनको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसका एग्जाम्पल भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, अपने सिलेबस का ही है, राइट, वो सब एक साथ।
एक इसी तरह से फॉर्मूला बताते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइड बाई वी, और इसका फॉर्मूला क्या कर देते बता देते। मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको तुम क्या कर सकते हो, खुद से निकाल सकते हो। क्यों याद नहीं करना वो भी अभी समझ में आ जाएगा, पर हम चाहे तो अगर हमें यह फॉर्मूला पता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं। देखो बेटा, इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी टू द पावर -1 लिखा जा सकता है, राइट। यू इंटू वी टू द पावर -1, ये भी वैसा ही फॉर्मूला आ गया, राइट। दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हम लिखेंगे क्या, u d बाई डी एक्स ऑफ v टू द पावर -x प्लस v टू द पावर -1 -x बोला हमने -1 du डिवाइड बाई, ऐसे लिखा जा सकता है। एक को कांस्टेंट माना है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दूसरे को कांस्टेंट माना और पहले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, इसको देखें तो हमने बोला भाई ये तो हमेशा एप्लीकेबल है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर से मल्टीप्लाई होगा और पावर को एक और कम कर देंगे, तो कितना हो गया ये -v टू द पावर -2। अरे आया समझ में, अरे बन रहा है, कुछ और करे हो गया। अगर ये और ये सेम फंक्शन होता तो इंटू dx बाई dx करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 1 होता। लेकिन क्या ऊपर और नीचे सिमिलर फंक्शन है क्या, तो क्या करेंगे इंटू dv बाई dx। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अदरवाइज गलत करोगे कहीं ना कहीं। यहां पे मैं इसे 1/v लिख सकता हूं, और ये क्या बचा हमारे पास, du बाई dx। देखो बेटा, राइट, यहां पे जो 1/v है इसको मैं v से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और v से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये आ गया हमारे पास 1/v स्क्वायर। और इसको अगर नीचे लिख दे तो ये भी क्या है, 1/v स्क्वायर ही है। तो यहां से मैंने 1/v स्क्वायर को क्या कर लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, और पहले इसको लिख दे रहा मैं। तो 1/v स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, v du बाई dx। तो हमने लिखा v du बाई dx। यहां पे क्या बचा, ये 1/v स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो माइनस बच गया है, u बच गया और dv बाई dx बच गया। तो -u dv बाई, ये आता है हमारा आंसर। अब इसको बोलते हैं कि ऐसा फॉर्मूला क्या करो, याद करो। भाई इसमें गलती होने के चांसेस ये हैं क्योंकि यहां पे क्या है, माइनस है। जहां पे माइनस है, अगर गलती से तुमने पहले u dv बाई dx -v du बाई dx लिख दिया तो आंसर गलत होगा या नहीं होगा, समझ में आया। भाई जहां पे प्लस है उसको इंटरचेंज कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे माइनस उसको इंटरचेंज थोड़ी ना कर सकते हो। तुमको ये भी ध्यान रखना होगा कि पहले v du बाई dx है और फिर क्या है, माइनस में u dv बाई dx, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा 1/v स्क्वायर। अगर गलती से 1/u स्क्वायर कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसी को क्या लिख देते हैं, 1/v स्क्वायर को डिवाइड बाई v स्क्वायर, ऐसे लिख के फॉर्मूला बना देते हैं। तो जितना कम याद रखोगे उतना बेटर है ना। और गलती करने के चांसेस जितने भी आएंगे तुम्हारे पास, चाहे वो u बाई v हो चाहे u इंटू v, इस फॉर्मूले से काम तुम्हारा चल जाएगा। अरे क्लियर है, टूट पड़ो। देखो बेटा, एक पॉइंट हमें क्या करना है और ये जानना है कि इंटीग्रेशन के टाइम पे जब हमने क्या किया था, x टू द पावर n को इंटीग्रेट किया था, और हमने बोला था अगर लिमिट नहीं दी गई, लिमिट नहीं दी मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 किया था, प्लस एक क्या लगाया था, और मैंने बोला था कि कांस्टेंट क्यों लगाते हैं वो हम सीखेंगे किसके टाइम पे, डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो हम उसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे हम ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। अपोजिट प्रोसेस कहने का मतलब है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। मान लो किसी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंक्रीज हो जाएगा। अगर बाद में हम उसको 10 से ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करने में कोई वैल्यू बढ़ रही है, उतने से ही अगर डिवाइड कर दे तो वापस ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाता है। कुछ ऐसा ही क्या होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। मान लो मैंने बोला कि भाई हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 10x को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर dx प्लस 10x dx। 2 बाहर निकलेगा, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3। 10 बाहर निकलेगा, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। तो अगर 2x क्यूब बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर, यह है हमारा आंसर। अब अगर हम इसी को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो वापस से हमें ये मिल जाना चाहिए। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब बाई 3
प्लस 5x²। डिफरेंशिएट भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, और 2/3 को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है। तो बचा क्या, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर 8 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस 5 बाहर निकलेगा, x² कितना हो जाएगा, 2x, राइट। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना जा रहा है, 2x² प्लस 10x। तो इसको जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया था तो यह आया, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वापस से वही आ गया। अब समझो, इमेजिन करो कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ 10x² प्लस 20 को। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। हमने एक तरफ लिखा 10x² प्लस d/dx ऑफ 20, 10 बाहर निकल जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, राइट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है 20, तो हम इसके सामने x⁻0 क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1। तो बेसिकली 20 इंटू 1 ही तो किया है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, 20 तुमने बाहर निकाल लिया, 0 मल्टीप्लाई होगा और 0 - 1 हो जाएगा। सिंस 0 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा आंसर कितना। तो तुम इस चीज को क्या कर सकते हो, बस याद रख सकते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया, आंसर कितना आ गया, 20x, यही आया। अब हमें पता है सिंस ये अपोजिट प्रोसेस है, अगर 20x को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ये वापस मिल जाना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लिखा 20x dx, 20 बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन x² भाई कितना आ रहा है, 10x²। क्या ये कांस्टेंट टर्म हमें वापस मिला, क्योंकि बेटा डिफरेंशिएट करते समय ये 0 हो गया था, जो 0 हो गया उसको वापस रिकवर कैसे करेंगे। तो इस कांस्टेंट टर्म हो सकता है मिस हुआ, हो सकता है ना हुआ हो, को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हम क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। अरे आया समझ में, इस कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे क्या लगा दे रहे हैं, एक c लगा दे रहे हैं, कि हो सकता है यहां पे कोई कांस्टेंट रहा नहीं रहा हो, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ये हमारा क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अगली क्लास में जब हम छुट्टी के बाद क्या करेंगे, मिलेंगे, तो जितने फॉर्मूले हैं उन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनने, और अपने सिलेबस के क्वेश्चन क्या है वो हमको क्या करना है, देखना है। समझ में आ रहा है पूरा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा, जितने टाइम तक छुट्टी है उसमें, राइट, जितने भी टाइम तक छुट्टी है उसमें घर जाके पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगली क्लास में हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ भी बचा नहीं, फिर सीधा वेक्टर चालू करेंगे। तो जितना ग्राफ पढ़ा, एंगल कन्वर्जन पढ़ा, जो भी सारी चीजें पढ़ी, उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर है ये, ठीक है।